रमज़ान के बाकी दिन भी उसी तरह गुजरे थे। ईद के फौरन बाद सालार का बैंक कोई नया इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्च करने वाला था और वो उन दिनों उसी सिलसिले में बहुत मसरूफ़ रहा। इमामा की मसरूफियत का दायरा घर से शुरू होकर घर पर ही ख़त्म होता था। वो उसी दिन में 2-3 बार बैंक से चंद मिनट के लिए कॉल कर लेता था। इमामा का ख्याल था कि वो वक्ती तौर पर मसरूफ़ है। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वक्ती तौर पर अपनी मसरूफियत को हद्दुल इम्कान कम किए हुए था। बाजार में ईद की तैयारियों की वजह से रश बढ़ता जा रहा था। वो अपनी मसरूफियत के बावजूद उसे हर रात 1-8 घंटे के लिए बाहर ले जाया करता था और रोज़ाना रात के उस 1 घंटे का इंतज़ार करती थी। वो ईद से 2 दिन कबल इस्लामाबाद आ गए थे। कामरान और मुईज़ अपनी फैमिलीज के साथ पाकिस्तान आए हुए थे। वो उनसे फ़ोन पर बात कर चुकी थी, लेकिन सालार की बीवी की हैसियत से उनकी पहली मुलाकात थी। वो सब उसे बहुत दोस्ताना अंदाज से मिले और कौन थी वो सब पहले से जानते थे, लिहाजा किसी ने कोई सवाल नहीं किया। वो सिकंदर उस्मान की वसी वारी सिटिंग एरिया में बैठी वहाँ मौजूद तमाम लोगों की गपशप सुन रही थी। सालार की तीनों भाइयों के ससुराल इस्लामाबाद में ही थे और उस वक्त मौज़ूए गुफ्तगू तीनों भाइयों की ससुराल की तरफ से आने वाले कीमती तोहफ़े थे जो ईद पर उनके लिए भेजे गए थे। इमामा को वहाँ बैठे शदीद एहसास से कमतरी हुआ। उसके और सालार के पास वहाँ किसी दूसरे से किसी तोहफ़े की तफसीलात शेयर करने के लिए कुछ न था। इस्लामाबाद आने से पहले डॉक्टर सबत अली, सईदा अम्मा और डॉक्टर फुरकान के अलावा उनकी बेटियों ने भी उसके लिए कुछ कपड़े भिजवाए थे, लेकिन उनमें से कोई भी चीज़ उनके माँ बाप के घर से नहीं आई थी। कुछ चीज़ों की कमी उनकी ज़िंदगी में हमेशा रहनी थी। तुमने क्या बनवाया ईद के लिए? कामरान की भी जोहा ने अचानक पूछा। मैंने वो गड़बड़ाई। चंद लम्हों के लिए सबकी नज़रें उस पर जम गई। सालार ने कपड़े लेकर दिए हैं मुझे, कमीज शलवार ही है। इमामा के लिए तो ईद के कपड़े मैंने भी बनवाए हैं, ये पहली ईद है उसकी। तुम ईद पर तो मेरे वाले कपड़े ही पहनना, तैयबा ने मुदाखलत करते उससे बताया। इमामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। वो उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। उसके कंधों के बोझ में कुछ और इजाफा हो गया। तुम सुबह चल रही हो मेरे साथ? सालार नए ड्रेस में मलबूस चंद लम्हे पहले वॉशरूम से निकला था। पहली दफा की तरह इस बार भी वो उस खिड़की के सामने खड़ी थी। हाँ, उसने सालार को देखे बगैर कहा। तबीयत ठीक है तुम्हारी? अपने बेड पर बैठे उसने गौर से इमामा को देखा। हाँ, उसने उसे अंदाज में जवाब दिया। सालार कंबल खींचते हुए बेड पर लेट गया। इमामा ने पलट कर उससे देखा। वो अपने सेल पर अलार्म सेट कर रहा था। वो सोचे समझे बगैर उसकी तरफ आ गई। सालार ने चौंक कर उसे देखा। वो कुछ कहे बगैर उसके करीब बैठ गई। सेल फोन साइड टेबल पर रखते हुए वो हैरान हुआ। वो परेशान थी और ये पूछने के लिए उसे अब तस्दीक की ज़रूरत नहीं थी। वो पहले की तरह भी उसकी उदासी को इस्लामाबाद आने का नतीजा ही समझा था। लेटे लेटे सालार ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो उसके हाथ की गिरफ्त में अपने हाथ को देखती रही। फिर उसने नजरें उठाकर सालार को देखा। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। वो भौंचका सा रह गया। फिर किससे शादी करनी चाहिए थी? वो हैरान हुआ। किसी से भी, मेरे अलावा किसी से भी। अच्छा मशवरा है, लेकिन देर से मिला है। उसने बात मजाक में उड़ाने की कोशिश की। इमामा ने हाथ छुड़ा दिया। तुम पछता रहे हो ना? उठ कर बैठ गया। मैं क्यों पछताऊंगा? वो अब संजीदा हो गया। तुम्हें पता होगा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन सालार ने उसे रोक दिया। नहीं, मुझे नहीं पता, तुम बता दो। वाकई हैरत ज़दा थी। तुम्हारा भी दिल चाहता होगा कि कोई तुम्हें भी कपड़े दे, तोहफ़े दे। और वो बात मुकम्मल न कर सकी। उसकी आवाज़ पहले भराई और फिर आंसू टपकने लगी। वो हक्का बक्का उसका चेहरा देख रहा था। जो बात उसके वहम गुमान में भी न थी, वो उसके लिए एहसास जुर्म बन रही थी। मेरे खुदाया, इमामा तुम क्या क्या सोचती रहती हो? वो वाकई शशद्दर था। वो अपनी आंखों को रगड़ कर साफ करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बस तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। वो दिल बर्दाश्ता थी। बात तोहफों की नहीं थी, बल्कि सबकी थी जो लॉन्च में बैठे उन लोगों के दरमियान उसने महसूस की थी। सालार ने जवाब में कुछ कहने के बजाय उसे गले से लगाकर तसल्ली देने वाले अंदाज में थपका। उसे तसल्ली नहीं हुई। उसने उसका हाथ हटाया और उठकर चली गई। आधे घंटे तक वॉशरूम में आंसू बहाने के बाद उसके दिल का बोझ तो हल्का नहीं हुआ, अलबत्ता उसके सर में दर्द होने लगा था।
कपड़े तब्दील करके जब वो वापस वो कमरे में आई तो कमरे की लाइट ऑन किए उस तरह बैठा था। इमामा को कुछ शर्मिंदगी हुई। वो उससे कुछ न कहती तो ठीक था। वो उसे नजरें मिलाए बगैर बेड की दूसरी तरफ आकर लेट गई। वो भी लाइट्स ऑफ करके लेट गया। उसने इमामा को मुखातिब नहीं किया था और ये उसके लिए जैसे नियामत मुतरकबा थी। इमामा बीबी, आप इतनी अक्लमंद नहीं जितना मैं आपको समझता था। बहुत सारी चीजें जिसमें आप खासी हिमाकत का मुजाहिरा करती। अगली सुबह गांव जाते हुए ड्राइंग के दौरान वो बेजे संजीदगी से उसे कह रहा था। वो सामने सड़क को देखती रही। क्या हो जाता है तुम्हें बैठे बिठाए? क्यों उल्टी सीधी बातें सोचती रहती हो? तुम अब मुझसे इस तरह की बातें करके मुझे अपसेट कर रहे हो, उसने निहायत बेजारी से कहा। मैं बात करूंगा, उसने जवाबन उसे डांटा था। मुझे ससुराल की कपड़ा और तवाइफ में दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है क्या मैं ईद पर ससुराल से आए हुए कपड़े पहनूंगा? हाँ, अलबत्ता तुम्हें अगर इस बात का दुख है कि तुम्हें तवाइफ नहीं मिले तो। हाँ है मुझे दुख। फिर इमामा ने बेहद खफगी से उसकी बात काटी। तो फिर यह है कि मैं तुम्हें ले देता हूँ ये सब कुछ। पहले भी लेकर दिए। सालार कलेजा कुछ नरम पड़ा। तुम ये सब कुछ नहीं समझ सकते, इमामा ने उसे अंदाज में कहा। हाँ हो सकता है, लेकिन तुम भी ये बात समझ लो कि कुछ चीजें तुम बदल नहीं सकती। तुम्हें उसे कबूल करना होगा। किया तो है, तो फिर इतना रोना क्यों? सबने महसूस किया होगा कि मेरी फैमिली ने उसने रंजीदा होते हुए बात अधूरी छोड़ दी। तुमसे किसी ने कुछ कहा नहीं? तो फिर कहा नहीं, लेकिन फिर भी दिल में सोचा तो होगा ना। तुम उनकी दिलों तक मत जाओ। जो मैं कह रहा हूँ तुम सिर्फ वो सुनो। साला ने उसकी बात काट कर कहा। ये बेमानी चीजें, एक नॉर्मल अरेंज मैरिज होती तो भी मैं ससुराल से कोई तवाइफ लेना पसंद नहीं करता। जिन रिवाज को मैं पसंद नहीं करता उनकी वजह से कोई हसरत और पछतावे भी नहीं मुझे। तुमसे ज्यादा कोई कीमती गिफ्ट हो सकता है मेरे लिए? वो जानता था कि उसकी बात से मुतासिर नहीं हो रही होगी। उसने इमामा से मजीद कुछ नहीं कहा। उस वसी और इस कंपाउंड और उसके अंदर मौजूद छोटी बड़ी इमारतों ने चंद लम्हों के लिए इमामा को हैरान कर दिया। उसे सालार से उस स्कूल और दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में सरसरी तस्करा सुना था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि एक काम इतना मुनज़्ज़म हो रहा है। कंपाउंड में आज सिर्फ डिस्पेंसरी खुली है और इस वक्त भी वहाँ मरीजों की खासी तादाद मौजूद थी। ईद की तातीलात थी। सालार की गाड़ी को कंपाउंड में दाखिल होते देखकर कुछ देर के लिए कंपाउंड में हलचल मच गई। कैरेक्टर स्टाफ एकदम अलर्ट हो गए। वहाँ काम करने वाले अक्सर अफराद आज छुट्टी पर थे और जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने कंपाउंड के आखिरी कोने में एनेक्सी के सामने गाड़ी रुकने के बाद सालार के साथ गाड़ी से निकलने वाली चादर में मलबूस उस लड़की को दिलचस्पी से देखा। एनेक्सी का चौकीदार पहला आदमी था जिसे सालार ने अपनी बीवी से मुतारफ करते हुए अपनी शादी के बारे में मुतला किया था और वो जानता था जब तक वो इमारत के दूसरे हिस्सों तक जाएगा तब तक उसकी शादी की खबर हर तरफ फैल चुकी होगी। एनेक्सी के सामने मौजूद लॉन से गुजरते इमामा ने बड़ी दिलचस्पी से अपने कुर्ब जवाल में नजर उड़ाई। बहुत अरसे बाद वो ऐसी खुली फिजा में सांस ले रही थी। कुछ देर के लिए उदासी की हर कैफियत को उसमें गायब होते महसूस किया। हम यहाँ बैठ जाते हैं। एनेक्सी के बरामदे में पहुंचते उसने सालार से कहा जो चौकीदार से दरवाजा खुलवा रहा था। नहीं, यहाँ कुछ देर बाद तुम्हें सर्दी लगेगी। अंदर लॉन्च में बैठकर भी तुम्हें ये सब कुछ इसी तरह नजर आएगा। फिलहाल जरा मैं डिस्पेंसरी का एक राउंड लूंगा। तुम्हें अगर यहाँ बैठना है तो बैठ जाओ, सालार ने उससे कहा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, उसने फौरन कहा। कभी हम भी यहाँ रहने के लिए आएंगे, उसने भी इख्तियार कहा। अच्छा, इमामा को लगा जैसे उसे बहला रहा है। 10 मिनट बाद उसे मरकजी इमारत और उससे मुंसलिक दूसरे हिस्से दिखा रहा था और स्टाफ को कुछ हिदायत भी देता जा रहा था। वो सब लोग कह रहे हैं मिठाई खिलाए जी। चौकीदार ने सालार को दूसरे लोगों की फरमाइश सुना दी। चलें, आज इफ्तार और इफ्तार डिनर का इंतजाम कर ले। मैं अकाउंटेंट को बता देता हूँ, सालार ने मुस्कुरा कर कहा। 2 घंटे वहाँ गुजारने के बाद जो उसके साथ वहाँ से निकली तो पहली बार अपने दिल में उसके लिए इज्जत के कुछ जज्बात ले हुए थी। ये सब क्यों कर रहे हो तुम? उसने रास्ते में उससे पूछा। अपनी बख्शिश के लिए। जवाब गैर मुतवक्का था, लेकिन कहने वाला भी तो सालार सिकंदर था।
मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने रहमदिल हो। चल लम्हे खामोश रहकर इमामा ने उससे कहा, नहीं रहमदिल नहीं, ना ही तरस खा के किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ, जिम्मेदारी समझ के कर रहा हूँ। रहमदिल होता तो मसला ही क्या था। आखिरी जुमला उसने जैसे बड़बड़ाते हुए कहा। कैसे शुरू किया है सब कुछ? वो उसे फुरकान से अपनी मुलाकात और उस प्रोजेक्ट के आगाज के बारे में बताने लगा। वो चुपचाप सुनती रही। उसके खामोश होने पर उसने जैसे सराहने वाले अंदाज में कहा, बहुत मुश्किल काम था। नहीं, वो लाइफ स्टाइल बदलना ज्यादा मुश्किल था जो मेरा था। वो चला में बोल न सकी। उसका इशारा जिस तरफ था उसे याद करना बहुत तकलीफदा था। हर कोई इस तरह का काम नहीं कर सकता, वो मध्यम आवाज में बोली। हर कोई कर सकता कि लेकिन करना नहीं चाहता। सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी किसी की चेकलिस्ट पर नहीं होती। मैं खुशकिस्मत था कि आ गई। वो हंसा। तुम बहुत बदल गई हो, इमामा ने उसे गौर से देखते हुए कहा। वो मुस्कुराया। जिंदगी बदल गई थी, मैं कैसे न बदलता तो ससुराल से आने वाले ईद की तवाइफ के इंतजार में बैठा होता। इमामा ने उसके तंज का बुरा नहीं माना। मैं मानती हूँ कि मैं बहुत टिपिकल हूँ, उसने एतराफ़ किया। टिपिकल नहीं हो, जिंदगी को देखा नहीं अभी तुमने। वो संजीदा हुआ। कम से कम ये तो न कहो, मुझे जिंदगी ने बहुत कुछ दिखाया और सिखाया है। इमामा ने कुछ रंजीदगी से उसकी बात काटी थी। मसलन क्या? सालार ने पूछा। क्या नहीं सिखाया जिंदगी ने? गिनवा नहीं सकती मैं। बहुत सबक सिखाए जिंदगी ने मुझे। सबक सिखाए होंगे, गुर नहीं। इमामा ने चौंक कर उसका चेहरा देखा। वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराया था। वो सीधी बातें कभी भी नहीं करता था। अच्छा लग रहा हूँ क्या? सड़क पर नजरें जमाए ट्राई करते हुए उससे पूछ रहा था। क्या? वो उसे देखती बुरी तरह गड़बड़ाई। तुम मुझे देख रही हो इसलिए पूछ रहा हूँ। इमामा ने हैरानी से उसका चेहरा देखा, फिर बेख्तियार हंस पड़ी। चंद लम्हों के लिए वाकई वो उसे बेहद अच्छा लगा था। ईद के चांद का ऐलान इशा से कुछ पहले हुआ था और उसे ऐलान के फौरी बाद सिकंदर ने उन दोनों को 1 घंटे के अंदर अंदर अपनी शॉपिंग मुकम्मल करके वापस आने का कहा था। उन्होंने शॉपिंग नहीं की थी बल्कि एक रेस्टोरेंट से डिनर किया। उसके बाद मेहंदी लगवाकर और चूड़ियाँ खरीद कर वापस आ गई। सालार कम से कम आज रात वाकई मोहतात था और सिकंदर की हिदायत को नज़रअंदाज नहीं कर रहा था, क्योंकि इमामा के घर में मुसलसल गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ था और वो लोग भी उन्हीं मार्केट्स में जाते थे जहाँ सालार की फैमिली जाती थी। 10:30 बजे के करीब वो घर पे थे और उस वक्त घर में कोई मौजूद न था। सालार पिछले 2 घंटों से मुख्तलिफ लोगों की फ़ोन कॉल सुन रहा था। ये सिलसिला घर आने तक जारी था। इमामा बेजार होने लगी थी। चलो कॉफ़ी बनाते और फिर फिल्म देखते। सालार ने मिलाकर उसकी बेजारी को महसूस कर लिया था। मैं हाथ धो लूँ? इमामा ने हाथों पर लगी मेहंदी को देखकर कहा। नहीं, मैं बनाऊंगा कॉफ़ी, तुम बस मेरे साथ किचन में आ जाओ। तुम बना लोगे? बहुत अच्छी। उसने सेल ऑफ करते हुए टेबल पर रखा। मेहंदी लगे हुए दोनों हाथ किचन की टेबल पर कहनियाँ टिकाए उसे कॉफ़ी बनाते हुए देखती रही। किचन में रखे ब्लैक करंट और चॉकलेट फज केक के 2 टुकड़े लेकर वो कॉफ़ी ट्रे में रखने लगा तो इमामा ने कहा, कुछ फ़ायदा हो मेरे किचन में आने का? हाँ, तुमने मुझे कंपनी दी। उसने ट्रे उठाकर किचन से बाहर निकलते हुए कहा। तुम अकेले भी बना सकते थे, खौफ मुझे अपने साथ लाए। तुम्हें देखते हुए ज़्यादा अच्छी बनी है। उसकी बात पर हंसी। ये बड़ी चीप बात है। ओह रियली? वो तुम्हारे रोमांटिक नॉवेल्स में भी तो हीरो ऐसी बातें करता है। तुम मेरी बॉक्स की बात करते हो एकदम बिगड़ी। ओके सॉरी। सालार ने साथ चलते हुए ट्रे से एक हाथ हटाकर उसके गिर्द एक लम्हे के लिए हमाइल कर दिया। कौन सी मूवीज ली थी तुमने? बेडरूम में आकर सोफे पर बैठते हुए मामा ने पूछा। सालार ने मार्केट से आते हुए एक मूवी शॉप से कुछ सीडीज ली थी। सीडी प्लेयर पर मूवी लगाते हुए सालार ने उन मूवीज के नाम दोहराए। रिमोट पकड़े और कंबल उठाकर खुद भी सोफे पर आ गया। उसकी और अपनी टांगों पर कंबल फैलाकर उसने कॉर्नर टेबल पर पड़ा कॉफी का मग उठाकर इमामा की तरफ बढ़ा दिया। तुम पियो, पकड़ने की जरूरत नहीं। उसने इमामा को मेहंदी वाले हाथों से मग पकड़ने से रोका। स्क्रीन पर फिल्म के क्रेडिट्स चल रहे थे। इमामा ने कॉफी का घूंट लिया। कॉफी अच्छी है। उसे सताइशी अंदाज में मुस्कुरा के सर हिलाया। थैंक यू। सालार ने दूसरे हाथ से अपना मग उठाया। अब स्क्रीन की तरफ मतवजा था जहां चार्ली थीरन नजर आ रही थी। इमामा ने उसका इंहिमाक महसूस किया था। वो कुछ बेचैन हुई।
वो उस एक्टर से नाकिफ थी। एक कौन है? इमामा ने अपना लहजा हत्युल मकदूर नॉर्मल रखते हुए कहा। तुम नहीं जानती। सालार कांटे के साथ केक का पीस उसके मुंह में डाल रहा था। नहीं, चार्ल्स हेरन है। मेरे नज़दीक दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। केक इमामा को कड़वा लगा था। वो पूरा स्क्रीन की तरफ मतवजा था। खूबसूरत है ना? केक खाते उसने स्क्रीन से नजरें हटाकर इमामा को देखा। ठीक है बस, उसने सर्द मेरी से कहा। मुझे तो खूबसूरत लगते। स्क्रीन पर नजरें जमाए बड़बड़ाया। इमामा की दिलचस्पी अब फिल्म से खत्म हो गई थी। खूबसूरत है लेकिन बुरी एक्टर से। चंद सीन गुजरने के बाद उसने कहा, ऑस्कर जीत चुकी है। अभी तक उसकी नजर स्क्रीन पर थी। इमामा को चार्ली सा और बुरी लगी। मुझे उसकी नाक अच्छी नहीं लग रही। चंद लम्हे मजीद गुजरने पर इमामा ने कहा, नाक कौन देखता है? उसी अंदाज में बड़बड़ाया। इमामा ने चौंक कर उसे देखा। सालार संजीदा था। फिर मुझे बाल पसंद है उसके। इमामा दोबारा स्क्रीन देखने लगी। सालार को बेख्तियार हंसी आई। उसने हंसते हुए इमामा को साथ लगाया। तुम जरा भी ज़हीन नहीं हो। क्या हुआ? इमामा को उसके हंसने की वजह समझ में नहीं आई। कुछ नहीं हुआ, मूवी देखो। इमामा ने रिमोट उठाकर सीडी प्लेयर बंद कर दिया। क्या हुआ? वो चौंका। फजूल मूवी है, बस तुम मुझसे बातें करो। इमामा ने जैसे ऐलान कर दिया। बातें ही तो कर रहा हूँ। मेहंदी खराब हुई होगी। साला ने इसका हाथ देखते हुए कहा। नहीं, सूख गई है। मैं हाथ धोकर आती हूँ। रिमोट रखकर चली गई। चंद मिनटों के बाद जब वो वापस आई तो मूवी दोबारा ऑन थी। इमामा को आते देखकर उसने मूवी ऑफ कर दी। वो उसके पास आकर बैठ गई। कॉफ़ी पीते हुए साला ने उसके मेहंदी वाले हाथ बारी बारी पकड़ कर देखे। तुम्हारे हाथों पर मेहंदी बहुत अच्छी लगती है। उसकी हथेली और कलाई की नाशनिगार पर उंगली फेरते उसने कहा। वो बिलावजा मुस्कुरा दी। चूड़ियाँ कहाँ है? सालार को याद आया। पहनो? वो पुरजोश हुई। हाँ। वो चूड़ियाँ पहनकर दोबारा उसके पास आ गई। उसकी कलाई एकदम सुर्ख चूड़ियों से सज गई। अपनी कलाइयाँ सालार के सामने करके उसने उसे चूड़ियाँ दिखाई। परफेक्ट। वो नरमी से मुस्कुराया। अब उसकी चूड़ियों पर उंगली फेर रहा था। मौजिज़ा लगता है ये। चंद लम्हों बाद गहरी सांस लेकर कहा उसने। अपनी बाजू उसके गिर्द हमाइल करके उसने इमामा को खुद से करीब किया। इमामा ने उसके सीने पे सर रख दिया। वो उस शख्स से मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन बार बार उसकी क़ुर्बत में ऐसे ही सुकून और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता। वजह वो रिश्ता था जो उनके दरमियान था या कुछ और। एक बात मानोगी? साला ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए मुलायमत से कहा। क्या? उसके सीने पर सर रखे इमामा ने सर ऊंचा करके उससे देखा। वादा करो पहले। ओके। इमामा ने बेख्तियार वादा कर लिया। फिल्म देखने दो मुझे। वो बेहद खफा होकर अलग हुई उससे। मैं देखने के लिए लेकर आया हूँ इमामा। तुम दूसरी मूवीज़ पे लेकर आए हो, उनमें से कोई देख लो। ओके ठीक है। इमामा हैरान हुई कि वो इतनी जल्दी कैसे मान गया। सीडी प्लेयर में मूवी तब्दील करके वो दोबारा सोफे पर बैठ गया। अब खुश? उसने इमामा से पूछा। वो मुतमईन अंदाज में मुस्कुराकर दोबारा उसके करीब हो गई। उसके सीने पर सर टिकाए उसने फिल्म के क्रेडिट्स देखे। वो उसे बहुत आहिस्ता आहिस्ता तबक रहा था। इमामा को नींद आ गई। उसकी आंख लग जाती अगर तीसरे सीन में उसे चार्ल्स हेरन नजर न आती। कुछ कहे बगैर उसे सर उठाकर सालार को देखा। आई एम सॉरी, तीनों मूवीज उसी के हैं। उसने एक शर्मिंदा मुस्कुराहट के साथ कहा। देखने दो यार, उसने जैसे इल्तिजा की थी। इमामा ने चंद लम्हे स्क्रीन को देखने के बाद कहा। तारीफ नहीं करोगे उसकी? आई प्रॉमिस। सालार ने बेसाख्ता कहा। वो खूबसूरत नहीं है। इमामा ने जैसे उसे याद दिलाया। बिल्कुल भी नहीं, सालार ने तायद की। और बुरी एक्टर से बेहद इमाम को तसल्ली हुई। और तुम उसे इस तरह अब कभी भी नहीं देखोगे जैसे पहले देख रहे थे। इस बार सालार हंस पड़ा। किस तरह देखता हूँ मैं? तुम देखते नहीं, घूरते हो उसे। कौन ऐसा नहीं करेगा? वो इतनी सालार रवानी में कहते कहते रुक गया। कह दो ना कि खूबसूरत है। इमामा ने उसकी बात मुकम्मल कर ली। मैं तुम्हारे लिए इसको बहन नहीं बना सकता, तो सिर्फ एक्टर समझो उसे। एक्टर से तो समझ रहा हूँ यार, छोड़ो, मैं नहीं देखता। आधी मूवी तो ऐसी ही गुजर गई है। साला ने इस बार कुछ खफा होकर रिमोट से मूवी ऑफ कर दी। इमामा बेहद मुतमईन अंदाज में सोफे से उठकर खड़ी हुई। वो अब सोफे से चीजें समेट रहा था। कंबल लेके आओगे ना तुम? वॉशरूम की तरफ जाते इमामा ने पूछा। जी ले आऊँगा। कोई और हुक्म हो तो भी दे। वो कंबल उठाते हुए खफगी से बड़बड़ाया। सिकंदर ने ईद के तोहफे के तौर पर एक ब्रेसलेट दिया था।
उसे, और सिवाय सालार के सब ने उसे कुछ न कुछ दिया था। इमामा का ख्याल था वो इस बार ज़रूर उसे जेवर में कोई चीज़ तोहफे में देगा। उसे लाशऊरी तौर पर जैसे इंतज़ार था कि उसे कुछ दे। उसे इस बार भी उसे कुछ रकम दी थी। वो कुछ मायूस हुई, लेकिन उसने सालार से कोई शिकायत नहीं की। ईद की रात शहर के नौहा में वाक़या सिकंदर उस्मान के फार्म हाउस में एक बड़ा फैमिली डिनर था। वहाँ सालार की बीवी की हैसियत से पहली बार वो मुतारुफ हुई थी और तैयबा के तैयार किए गए सिर्फ लिबास में बिल्कुल नई नवेली दुल्हन रख रही थी। इमामा को एहसास हुआ था कि सालार का उसे इस्लामाबाद लाने और अपनी शनाख्त न छुपाने का फैसला ठीक था। उसे उस इज्जत व एहतराम की अशद ज़रूरत थी जो उसे वहाँ मिली थी। ओपन एरिया में बारबेक्यूज़ के दौरान अपनी प्लेट लेकर वो कुछ देर के लिए फार्म हाउस के बरामदे में लकड़ियों की सीढ़ियों पर बैठ गई। बाकी अफराद टोलियों की शक्ल में सामने खुले सब्जे में डिनर करते हुए मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ़ थे। तुम यहाँ आकर बैठ गई, इमामा के करीब आते उसने दूर से कहा। ऐसे ही शॉल लेने आई थी, फिर यहीं बैठ गई। वो मुस्कुराई। उसके करीब बैठते हुए सालार ने सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास अपनी टांगों के दरमियान इसलिए सीढ़ी पे रखा। इमामा लकड़ी के सतून से टेक लगाए, एक गुट्टे पर खाने की प्लेट टिकाई, खाना खाते हुए दूर लॉन में स्टेज पर बैठे गुलकार को देख रही थी। सालार ने उसका कांटा उठाकर उसकी प्लेट से कबाब का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाला। वो अब गुलकार की तरफ मतवजा था जो अपनी गज़ल शुरू कर चुका था। एंजॉय कर रही हो? सालार ने उससे पूछा। हाँ, उसने मुस्कुरा कर कहा। वो अब गज़ल सुन रही थी। किसी की आँख पूर्णम है मोहब्बत हो गई होगी, सुबह पर किस्से गम है मोहब्बत हो गई होगी। वो भी सॉफ्ट ड्रिंक पीते हुए गज़ल सुनने लगा। कभी हंसना कभी रोना, कभी हंस हंस के रो देना, अजब दिल का ये आलम है मोहब्बत हो गई होगी। अच्छा गा रहा है, इमामा ने सताइश अंदाज में कहा। सालार ने कुछ कहने की बजाय सर हिला दिया। खुशी का हद से बढ़ जाना बेकरारी है, न गम होना बेगम है मोहब्बत हो गई होगी। सालार सॉफ्ट ड्रिंक पीते हुए हंस पड़ा। इमामा ने इसका चेहरा देखा। वो शायद कहीं और पहुंचा हुआ था। तुम्हें कुछ देना चाह रहा था मैं। वो जैकेट की जेब से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था। बहुत दिनों से देना चाहता था, लेकिन वो बात करते करते रुक गया। उसके हाथ में एक डिबिया थी। इमामा के चेहरे पे बेख्तियार मुस्कुराहट आई। तो बिलाखिर इसे उसका ख्याल आ ही गया। उसने डिबिया लेते हुए सोचा और उसे खोला। वो साख्त रह गई। अंदर ईयरिंग्स थे। उन ईयरिंग्स से तकरीबन मिलते जुलते जो अक्सर पहना करती थी। उसने नजरें उठाकर सालार को देखा। मैं जानता हूँ ये इतने वैल्यूएबल नहीं होंगे जितने तुम्हारे फादर के, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम कभी कभार उसे भी पहनो। उन ईयरिंग्स को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम नहीं पहनना चाहती तो भी ठीक है, मैं रिप्लेस करने नहीं दे रहा। सालार ने उसकी आंखों में नमोदार होती नमी को देखकर बेसाख्ता कहा। कुछ कहने के बजाय इमामा ने अपने दाएं कान में लटकता झुमका उतारा। मैं पहना सकता हूँ? सालार ने ईयरिंग निकालते हुए कहा। इमामा ने सर हिला दिया। सालार ने बारी बारी उसके कानों में ईयरिंग्स पहना दी। वो नम आंखों के साथ मुस्कुरा दी। वो देर तक मबहूत सा उसे देखता रहा। अच्छी लग रही हो। मुझसे ज़्यादा कोई तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता, कोई मुझसे ज़्यादा तुम्हारी परवाह नहीं कर सकता, मुझसे ज़्यादा ख्याल नहीं रख सकता तुम्हारा। मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई कीमती चीज़ नहीं। उसकी आंखों में आंखें डाले उसे कह रहा था। मुझे नवाजा गया है। सीधा होती उसने इमामा से कहा। रोमांस हो रहा है? अपने अक़ब में आने वाली कामरान की आवाज़ पर ठिठकी कोशिश कर रहे। सालार ने पलटे बगैर कहा। गुड लक। वो कहता उसके पास से सीढ़ियों से उतरते उन्हें देखे बगैर चला गया। इमामा की रुखी सांस बहाल हुई, छिप गई थी। सालार उसकी फैमिली कम अज़ कम उन मामलात में आज़ाद ख्याल थी। लकड़ी की उन सीढ़ियों पर एक दूसरे के पास बैठे गुलकार की सुरीली आवाज़ को सुन रहे थे। जिंदगी के वो लम्हे याद बन रहे थे। लाहौर वापसी पर ईद डिनर का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया था। वो इमामा को अपने सोशल और बिजनेस सर्कल में मुतारुफ करवा रहा था। ईद के चौथे दिन वो उसे पहली बार अपनी बैंक की तरफ से दिए गए ईद की डिनर पर लेकर गया था और एक बड़े होटल में होने वाले इस डिनर में जाती इमामा को पसीना आने लगा। गैदरिंग का एक बड़ा हिस्सा गैर मुल्की मर्दों और औरतों पर मुश्तमिल था। वो फैमिली डिनर था। कम अज़ कम सालार उसे यही बताकर उसे वहाँ लाया था, लेकिन वहाँ आने वाली फैमिलीज कौन थी ये उसने नहीं बताया था। चंद लम्हों के लिए उसे लगा जैसे वो मिस वर्ल्ड के मुकाबले हुस्न में आ गई हो। वहाँ मौजूद औरतें 20 से 60 साल की उम्र तक के दरमियान थी, लेकिन ये तय करना ज़्यादा मुश्किल था कि उनमें से कौन उम्र की किस सीढ़ी पर है।
सिगरेट पीते हुए हाथ में ड्रिंक्स लिए वो गर्मजोशी और बेतकल्लुफ़ी के साथ मुख्तलिफ मर्दों से गले मिलते हुए गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। शफोन के लिबास पर दुपट्टा ओढ़ी इमामा को अपना उल्लू बाटा लगा। वहाँ खड़े जैसे उसने खुद को जांचना शुरू किया था। उसने पहली बार सालार और अपने हुलिये का फर्क भी नोट्स किया। एक ब्रांडेड सियाह डिनर सूट में सुर्खदारी धार टाई के साथ वो बिल्कुल उस माहौल का हिस्सा लग रहा था। वहाँ खड़े उस पर यह हौलनाक इंकशाफ भी हुआ कि उसका हुलिया सालार के उस कलर के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। वो ऑड कपल थे। उसे एहसास कमतरी का दूसरा बड़ा दौरा बड़े गलत वक्त और गलत जगह पर पड़ा था। वो उसका तारुफ बारी बारी मुख्तलिफ लोगों से करवा रहा था और इमामा उस पजीराई और गर्मजोशी पर हैरान थी जो उससे मिल रही थी। फिर उसे एकदम एहसास हुआ कि उसकी वजह भी सालार था। ये प्रोटोकॉल मिसेस सालार सिकंदर के लिए था, इमामा हाशिम के लिए नहीं। एक टैग जिसके गले में लटका होता उसे यही प्रोटोकॉल मिलता, चाहे उसका हुलिया उससे भी बदतर होता। उसका एहसास कमतरी का पारा ऊपर जा रहा था। सालार के साथ खड़े उसे अपनी हुलिये की चंद और खवातीन भी बिलाखिर उस मजमुए में नजर आई गई और उसे कुछ हौसला मिला। ड्रिंक प्लीज। मशरूबात की ट्रे पकड़े वेटर ने बिल्कुल उसके पास आकर कहा। वो चौंकी और उसने ट्रे पर नजर दौड़ाई। वाइन ग्लास में एप्पल जूस था। उसने गिलास उठा लिया। अपने सामने खड़े एक गैर मुल्की जोड़े से बातें करते हुए सालार ने बेहद गैर महसूस अंदाज में इमामा को देखे बिना उसके हाथ से गिलास लिया। वो चौंक उठी। एक लम्हे के लिए उसे ख्याल है जैसे वो खुद पीना चाहता हो, लेकिन उसका गिलास हाथ में ले उस तरह उस जोड़े से बातें करता रहा। वेटर दायरे में खड़े तमाम अफराद को सर्व करता हुआ वापस सालार के पास आया। सालार ने इमामा का गिलास बेहद गैर महसूस अंदाज से ट्रे में वापस रखते हुए वेटर से कहा, सॉफ्ट ड्रिंक प्लीज। इमामा कुछ समझ नहीं पाई थी। ट्रे में रखा अपना गिलास उससे बेद दूर जाते देखा। फिर उसने सालार को देखा और भी वहाँ मसरूफ था। वेटर चंद लम्हों बाद एक दूसरे ट्रे लिए मौजूद था। इस बार उसका गिलास उठाने से पहले सालार ने एक गिलास उठाकर उसे दिया और दूसरा खुद पकड़ लिया। ओह हेलो सालार। 40-45 साल की एक औरत थी जिसने सालार के करीब आते उससे हाथ मिलाया और फिर बेहद दोस्ताना अंदाज में बेतकल्लुफ़ी के साथ उसके बाजू पे हाथ रख लिया। वो वहाँ मौजूद दूसरे मर्दों की तरह औरतों से गले नहीं मिल रहा था, लेकिन उनमें से कुछ औरतों से हाथ मिला रहा था। इमामा के लिए हजम करना बिल्कुल मुश्किल हो रहा था। मुझे किसी ने तुम्हारी बीवी के बारे में बताया। ये मेरे लिए बड़ी खबर है। कब शादी की तुमने? वो औरत अब कह रही थी उससे। सालार बेशायदगी से इमामा का तारुफ कराया। मिसेस लेक ने उससे मिलते हुए उसे डिनर पर मदऊ किया। सालार ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कोई दिन तय किए बगैर दावत कबूल कर ली। इमामा ने अपने अक़ब में किसी को देखकर सालार को मुस्कुराते हुए देखा। हाय रिमशा। इमामा ने भी इख्तियार पलट कर देखा। ओह हाय। रिमशा भी मुस्कुराती हुई इसके पास आई। सालार ने दोनों का एक दूसरे से तारुफ कराया। रिमशा बड़ी खुशदिली से उससे मिली। बड़ी लकी हैं आप। अगर आप इसे न मिलती तो इस बंदे से मैंने शादी कर लेनी थी। रिमशा ने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से इमामा से कहा। बस कुछ देर हो गई मुझे सालार से मिलने में। वो भी जवाबन खुशदिली से हंसा था। वलीमा कब है? वो पूछ रही थी। 20 तारीख को इस्लामाबाद में। वो सालार से कह रही थी। इमामा ने इस बार सालार को उसे टालते नहीं देखा। उसके साथ मुलाकात तय कर रहा था। उसके पास आने वाली पहली लड़की थी जिसके साथ सालार का रवैया कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफ़ी लिए हुए था। इमामा उस पर से नजरें न हटा सकी। कोई बात करो। वापसी पर सालार ने उसकी खामोशी महसूस करके कहा, क्या बात करूं? कोई भी। वो फिर खामोश हो गई। अजीब लोग थे सारे। कुछ देर बाद सालार ने उसे बड़बड़ाते हुए सुना। तो चौंक कर उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। अजीब क्यों? तुम्हें औरतें इस तरह के लिबास में ये सब करती अच्छी लगती हैं? उसने उसकी आंखों में आंखें डालते उससे पूछा। तुमने वो पहना जो तुम्हें अच्छा लगा, उन्होंने भी वो पहना जो उनको अच्छा लगा। उसने बेयकीनी से सालार को देखा। कम से कम वो उससे ऐसे जवाब की तवक्का नहीं कर रही थी। तुम्हें कुछ बुरा नहीं लगा? मेरे लिए वो सब रेस्पेक्टेबल लोग थे। कुछ मेरे क्लाइंट्स थे और कुछ को मैं वैसे ही जानता हूँ। तुम्हें बुरा क्यों लगेगा सालार? तुम मर्द हो। तुम्हें तो बहुत अच्छे लगेगा अगर तुम्हें औरतें उस तरह के कपड़ों में नजर आएंगी।
बात करते उसे अंदाजा नहीं हुआ कि उसका लहजा कितना सख्त था। सालार का चेहरा सुर्ख हो गया। मैं ऐसी गैदरिंग्स में मर्द बनकर नहीं जाता, मेहमान बनकर जाता हूँ। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि किसने क्या पहना है। मेरे लिए हर औरत बगैर अपने पहनावे के काबिल एहतराम है। मैं लिबास की बिना पर किसी का किरदार नहीं जानता। अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुमने दुपट्टा लिया हुआ है तो तुम काबिल इज्जत हो, और वो औरत जो एक काबिल एतराज़ लिबास पहनी हुई वो इज्जत के काबिल नहीं, तो तुम बिल्कुल गलत हो। वो बोल न सकी। सालार के लहजे में पहली बार उसने तरशी महसूस की। तुम्हें कैसा लगेगा अगर कोई तुम्हारे पर्दे की वजह से तुम्हारे बारे में यही बात कहे जैसी तुम उनके बारे में कह रही हो? तुम उनकी हिमायत क्यों कर रही हो? झंझलाई। मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दूसरे लोग क्या कहते और क्या नहीं, ये हमारा मसला नहीं। तुम्हें ये सब पसंद है? और उसके सवाल पर हंसा था। ये इशू नहीं है मुझे, ये सब अपनी ज़िंदगी के लिए पसंद है, लेकिन मुझे ऐसे डिनर में इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि मुझे अपनी जॉब की वजह से किसी हद तक सोशल रहना है। एक बात पूछो? सालार ने कुछ हैरानी से उसे देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आती तो तुम उस तरह की लड़कियों से शादी कर लेते जो आज वहाँ थी। और इंशा का नाम लेना चाहती थी लेकिन उसने नहीं लिया। तुम्हारा मतलब है कि मैं पर्दा करने वाली और पर्दा न करने वाली मैं किसी से शादी करता? सालार ने बराह रास्त सवाल कर दिया। उसका चेहरा देखती रही। वो वाकई ये नहीं पूछना चाहती थी। और स्ट्रेटली मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं किसी औरत का सिर्फ पर्दा देखकर उससे शादी न करता। किसी औरत का पर्दा करना न करना मेरे लिए इतना नहीं जितना उसमें कुछ दूसरी खूबियों का होना। उससे आज शौक पे शौक लग रही थी। अगर एक औरत अल्लाह के अहकामात पर अमल करती है, सर और जिस्म छुपाती है, लेकिन मैं उस एक चीज़ के अलावा इस औरत में कुछ और खूबियाँ चाहता जिससे मैंने शादी करनी होती। कैसी खूबियाँ? उसे तजस्सुस हुआ। सब्र, बर्दाश्त व इताअत उसका चेहरा देख कर रह गई। ये दोनों नादर क्वालिटी से बाकी सब कुछ होता है लड़कियों में, डिग्रीज, ओवरलक और मेजिज्म और पर्दा भी, लेकिन ये दो क्वालिटीज नापेद होती जा रही है। अगर उसे कोई इल्जाम था तो खत्म हो गया था। मैं क्यों अच्छी लगी तुम्हें? उसने भला आखिर सालार से पूछ ही लिया। खाली पर्दा तुम्हें इम्प्रेस नहीं कर सकता, तहम्मुल और इताअत तो कभी दिखाई नहीं मैंने। फिर पता नहीं, ये वो सवाल है जिसका जवाब मुझे कभी नहीं मिला। तुम्हें ना पसंद करने की कई जवाब बता सकता हूँ, लेकिन पसंद करने के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं। वो गाड़ी ड्राइव करते हुए कह रहा था। पहले तुम मुझे इंट्रिग करती थी, फिर तुम मुझे इरिटेट करने लगी, उसके बाद तुम मुझे हॉन्ट करने लगी, फिर मैं तुमसे जेलस होने लगा, फिर हसद करने लगा और फिर मोहब्बत। वो कदरे बेबसी से हंसा। उन सारे स्टेजेस में सिर्फ एक चीज कॉमन थी, मैं तुम्हें कभी भी अपने जहन से नहीं निकाल सका। मुझे तुम्हारा ख्याल आता था और आता है, और बस मेरा दिल तुम्हारी तरफ खींचता था। ख्वार जो करना था अल्लाह ने मुझे मेरी औकात बताकर, बस और कोई बात नहीं थी। इसलिए ये तो कभी पूछो ही मत कि क्यों अच्छी लगी तुम मुझे। वो मोहब्बत से ज्यादा बेबसी का इजहार था। और अगर ये सब न हुआ होता तो फिर तुम मेरे बजाय किसी और लड़की से शादी कर लेती, मसलन रमशा से। सालार ने चौंक कर उसे देखा और फिर हंस दिया। तो ये सवाल रमशा की वजह से हो रहे थे। यू आर सिली। तुम्हें पसंद है ना वो? उसकी हंसी को नजरअंदाज करके संजीदा ही रही। एक दोस्त और कुलीग के तौर पर सालार ने कहा। इमामा ने कुछ नहीं कहा। सालार को लगा जैसे वो गहरी सोच में। क्या हुआ? सालार ने उसके हाथ पर अपने हाथ रखते हुए कहा। कुछ नहीं, तुम्हारे साथ खड़ी अच्छी लगी थी वो मुझे। और फिर बास दफा एक दूसरे के साथ खड़े बहुत से लोग अच्छे लगते हैं, हत्ता कि वो दो दुश्मन भी साथ साथ खड़े अच्छे लगते हैं। उससे क्या होता है? सालार ने उसकी बात काटी। कुछ नहीं, ऐसे ही ख्याल आया था। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हुई मामा, ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त है। फिलहाल दुनिया में ऐसी कोई शय नहीं जिसकी मुझे कभी महसूस हो रही है। इसलिए तुम अपने अंदाजा और ख्यालों से बाहर आओ, डिनर में जाओ, खाना खाओ, लोगों से गपशप करो, एंड दैट्स इट। इस दुनिया को अपने साथ घर लेकर मत आओ। उस रात नावल पढ़ते हुए सालार के साथ होने वाली गुफ्तगू के बारे में सोच रही थी। वो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। नावल से नजरें हटाकर वो सालार को देखने लगी। वो अपने काम में मनहमक था। सालार, उसने कुछ देर बाद उससे मुखातिब किया। हाँ, उसी तरह काम करते उसने कहा। तुम अच्छे इंसान हो। ऐसे उसकी तारीफ करते हुए अजीब सी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी।
अच्छा, वो उसी तरह मसरूफ था। इमामा को लगा उसने उसकी बात गौर से नहीं सुनी। मैंने तुम्हारी तारीफ की, उसने दोहराया। बहुत शुक्रिया। उसका लहजा अब इतना ही सरसरी था। तुम्हें खुशी नहीं हुई? उसका इतना नॉर्मल रहना है इमामा को हजम नहीं हुआ था। किस चीज से? वो चौंका। मैंने तुम्हारी तारीफ की और मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा कर दिया। लेकिन तुम्हें अच्छा नहीं लगा? वो मुतजस थी। क्या अच्छा लगता मुझे? मेरी बातें सुनकर मुझे अच्छा भी कह रही हो। अमल देकर कहती तब खुशी होती मुझे। और फिलहाल मैं ऐसा कोई अमल तुम्हें पेश नहीं कर सकता। इमामा बोल न सकी। वो फिर अपने लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा था। वो कुछ देर चुपचाप उसका चेहरा देखती रही और फिर कहा, तुमने मेरे हाथ से वो ड्रिंक क्यों ली थी? उसे अचानक याद आया था। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे शूट कर दो। उसकी बेटे के जवाब पर हैरान हुई। ये क्या बात हुई? शराब थी वो हिल न सकी। सॉरी। सालार ने स्क्रीन से नजरें हटाते उससे माजरत की। इमामा का रंग उड़ गया था। उन पार्टीज में हॉट ड्रिंक भी होती है, सोशल ड्रिंक समझी जाती है वहाँ। उस संजीदगी से उसे बताते दोबारा स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा हुआ। इमामा का दिल एकदम जैसे हर चीज से उछाट हो गया था। उसने जिंदगी में पहली बार शराब देखी थी और शराब हाथ में ली थी। अगर वो सालार के साथ खड़ी न होती तो शायद पी भी लेती। उसका शहर उन पार्टीज में जाने का आदी था और वहाँ किसी हद तक इज्तिनाब कर पाता था, करता भी या नहीं। उसका एतमाद फिर तड़कने लगा था। वो चंद हफ्तों में किसी का किरदार नहीं जान सकती थी, वो भी तब जब उसे शादी के उस पहले महीने में मुकम्मल तौर पर मुतासिर करने की कोशिश कर रहा था। चंद लम्हे पहले दिल में सालार के लिए नमोदार होने वाला एहतराम सेकंड्स में गायब हुआ था। वो जिस शीशे से उसे देख रही थी वो फिर धुंधला गया था। उसकी समझ में नहीं आया कि वो सालार से अगला जुमला क्या कहे। वो अपनी ईमेल्स की तरफ मुतवज्जा हो चुका था। वो उठकर कमरे से बाहर निकल आई। दूसरे बेडरूम के वॉशरूम में आकर वो बेमकसद अपना दायां हाथ रगड़ रगड़ कर धोती रही। वह अहमकाना हरकत थी, लेकिन उस वक्त वो अपने डिप्रेशन खत्म करने के लिए और कुछ नहीं कर सकती थी। वो बेमकसद घर के हर कमरे में फिरती रही। नींद उसकी आंखों से मुकम्मल गायब हो चुकी थी। अल्लाह सुकून के आसमान को अंदेशों की जमीन के बगैर क्यों नहीं खड़ा करता, उसने सोचा। वो तारीकी और सर्दी में कितनी ही देर टेरिस की रेलिंग के पास खड़ी रही। वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। तुम क्या कर रही हो यहाँ? अपने अकम में सालार की आवाज ने उसकी सोचों के तसलसल को तोड़ा। वो कमरे से उसकी तवील अदम मौजूदगी की बिना पर उसे ढूंढता हुआ आ गया था। मैं? इमामा ने चौंक कर पलट कर उसे देखा। मैं नीचे देख रही थी। नीचे क्या है? सालार ने उसके करीब आकर नीचे झांका। नीचे? इमामा को खुद पता नहीं था। नीचे कुछ भी नहीं। सालार ने उसके चेहरे को गौर से देखने की कोशिश की। वो उसे गायब दिमाग लगी थी या परेशान। अंदर चले? वो कुछ कहने की बजाय शॉल ठीक करते उसके साथ अंदर आ गई। तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी, उसने अंदर आते हुए सालार से कहा। मैं कुछ देर टीवी देखूंगी। सालार ठिठक गया। इमामा रिमोट हाथ में लेकर अब टीवी ऑन कर रही थी। शादी के बाद पहली बार वो टीवी देखने में इतनी दिलचस्पी जाहिर कर रही थी। टीवी पर कोई खास प्रोग्राम आ रहा है? उसने पूछा। नहीं, वैसे ही देखूंगी। इमामा ने उसकी तरफ देखे बिना कहा। वो चाहती थी कि वो चला जाए। वो जाने की बजाय सोफे पर उसके करीब आकर बैठ गया। उसने इमामा के हाथ से रिमोट लेकर टीवी ऑफ कर दिया। इमामा ने कुछ जज्बत होकर उसे देखा। मैं शराब नहीं पीता इमामा। ये फल चख चुका हूँ, उसका जायका क्या है, उसका असर क्या है, मैं दोनों से वाकिफ हूँ। मुझे शराब में कोई गम डुबोना या न किसी सरूर की तलाश है मेरे लिए। इन गुनाहों में से एक है जिसको मैं छोड़ चुका हूँ। तुम हर रोज बस अल्लाह से दुआ किया करो कि मुझे सीधे रास्ते से न भटकाए। वो उसे सवाल की तवक्का कर रही थी, जवाब की नहीं। वो किसी साइकोलॉजिस्ट की तरह उसका जहन पढ़ रहा था। अब तुम्हें टीवी देखना है तो देखो, वरना आकर सो जाओ। गुड नाइट। उसने टीवी ऑन करके रिमोट इमामा के हाथ में दिया और बेडरूम चला गया। वो उसे देखती रह गई थी।